जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर मास लास्ट वीडियो में पढ़ने के बाद एक फॉर्मूला मास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले बता देता हूँ ये है क्या, ये सब हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कि चैप्टर फर्स्ट है क्लास 11 का, उसके बारे में ये वीडियो है। ठीक है, पार्ट 6 तक हो चुका था, पार्ट 7 है। इस वीडियो में हम लोग इसको पढ़ने के बाद फॉर्मूला मास के बाद एक क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद मूल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास जब आप पढ़ चुके हैं तो फिर फॉर्मूला मास पढ़ने की क्यों बात आ रही है। क्वेश्चन जेन्युइन है, बात बहुत क्लियर है, डाउटफुल भी नहीं है कि मॉलिक्यूलर मास पढ़ चुके तो फॉर्मूला मास की नीड ही क्या है। चलो तो फिर सोचते हैं क्या नीड है। समझते हैं कि सारे फॉर्मूले जो होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि Na आया Cl आया, अरे 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 Cl भाई रुको, Na ने बुला के उसको चिपक लिया और पकड़ लिया NaCl हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता है क्या, जो Na है वो Cl के एटम्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है क्योंकि Na क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, ये Na पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर मैंने मान लीजिए ये Na लिखा, ये पॉजिटिव चार्ज है। Cl किस चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। Cl इधर क्या है, नेगेटिव होगा। Cl इधर क्या है, नेगेटिव होगा। Cl इधर क्या है, नेगेटिव होगा। Na और Cl माइनस ने एक दूसरे को ये किया और बॉन्ड बना ली, लेकिन क्योंकि Na प्लस प्लस किस बार Cl होगा, इस बार Cl होगा, इसके बाद Cl होगा। 3D फिगर में ये एक्चुअल में अलाइन होता है। ऐसा नहीं होता कि एक एक अलाइन होता है, एक सिंगल एंटिटी नहीं होते ये 3D फिगर में अलाइन होते हैं। वही चीज बनता है, ये जो फॉर्मूले होते हैं जनरली 3D फिगर में पाए जाते हैं। 3D फिगर की फोटो मैं लगा दूंगा, आप इस पे आप देखेंगे, ये जैसे फोटो देख रहे हैं आप, इस 3D फिगर में जैसा समझ में आ रहा है ना कि एक Na या एक Cl एटम कई सारे और Na और Cl एटम के बीच में लेफ्ट और राइट ऊपर नीचे से सराउंडेड है। तो 3D फिगर में वापस आते हैं इस पे आप। 3D फिगर में क्या होता है, ये Na प्लस और Cl माइनस जो होते हैं सराउंड होते हैं, और Na प्लस एक सिंगल आयन 6 Cl माइनस आयन के द्वारा सराउंड कराया जाता है, और 1 Cl माइनस आयन 6 Na प्लस आयन के द्वारा सराउंड किया जाता है। ये वाइस वर्सा जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही होता है। तो बात करते हैं, जब Na प्लस और Cl माइनस 3D फिगर में जैसे आपने देखा ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो कई सारे Na और कई सारे Cl होते हैं, तो आप एक Na और Cl का मास निकाल के कैसे बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास है। कि मॉलिक्यूल एक्चुअली में तो सिंगल सिंगल एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा होता, जैसे आप Na और Cl लिखते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। ये होता है ऐसे, मान लीजिए ये NaCl है, Na 120 होंगे, ये 120 होंगे, ऐसे होते हैं NaCl। 120 Na होंगे, 120 Cl होंगे, 60 Na होगा, 60 Cl होगा, 30 Na होगा, 30 Cl होगा। इस टाइप की फिगर्स में होते हैं, सिंगल सिंगल एंटिटी नहीं एग्जिस्ट करती है। वैसे बताया कि फार्मूला जो होता है NaCl इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फार्मूला मास। के फार्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। जनरली ये सिंगल एंटिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल एंटिटी। इस वजह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास की जगह फार्मूला मास को यूज कर रहे होते हैं। तो फार्मूला मास NaCl का क्या होगा, NaCl का फार्मूला मास होगा, एटॉमिक मास Na का क्या होता है, याद होगा 23 होता है। एटॉमिक मास Cl का क्या होता है, 35.5 होता है। जोड़ देंगे 58.5, ये फार्मूला मास आएगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन जो बताना चाहूंगा, फार्मूला मास क्या है 58.5, ये u आ गया आपका, ये यूनिफाइड मास जिसको बोलते हैं 58.5 आया, ये फार्मूला मास आने पड़ा। तो मॉलिक्यूलर मास पढ़ा जाएगा कि फार्मूला मास पढ़ा जाएगा। फार्मूला मास केवल आपको इस वजह से पढ़ा जा रहा है जिससे आपको आइडिया हो जाए कि फार्मूला मास इज समथिंग different from molecular mass. A molecule don't only exist in a single form, but there are multiple forms that he can exist in. या फिर 3D forms में जिसे आप समझेंगे, इसे surrounded by multiple atoms. और उस सीन में हम लोग का Na और Cl ऐसे होते हैं, यानी कि Cl एक एग्जांपल के रूप में मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए यूज किया हुआ है। और NaCl एक्चुअली में भी एग्जिस्ट जो करते हैं, जिस फोटो दिखाई थी उसमें वैसे एग्जिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन को, हम लोगों ने ध्यान से पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास के बारे में। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ग्लूकोज का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। इसको याद कर लीजिएगा, आने टाइम में ये 11 12 में पूरा यूज होगा, उसके बाद भी कई जगह यूज होगा। ग्लूकोज का आप देखते होंगे, कई लोगों को ग्लूकोज चढ़ता हुआ आप देख रहे होंगे। तो ग्लूकोज ऐसी चीज इसका पता होना चाहिए ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज ऐसे सारे कई सारे होते हैं। तो ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, इसको पढ़ लीजिए अभी आप, तो इसका याद कर लीजिएगा। फिर हम लोगों को ये चीज दे दी कि है कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12.011 है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1.008 है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16.00 है। अब बात पूछी गई कि मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज को क्या होगा वो बता दीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कितने हैं यहाँ पर एटम्स, कितने हैं, कार्बन के 6, सबसे पहले 6 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय कार्बन, कार्बन का कितना एटॉमिक मास है 12.011, ये मेंशन कर दिया, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था 1.008, लिख दिया। फिर प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6, मैंने 6 लिखा ना, 6 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय कितना है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16.00, ये लिख दिया। अब इसको सीधे से ऐड कर सकते हैं, तो 12 × 6 12 × 6 कितना होगा 72, और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा ये 72.06
6 6 यहाँ गया, मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लीजिएगा, हो सकता है गलती हो जाए मुझसे, आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में या तो मैं देखूंगा बाद में। फिर इसके बाद 12 8 कितना होता है 96, तो 96 पहले लिख दिया, फिर 0 लगा दिया, ये 0 है। फिर इसके बाद 1 into 12 करेंगे 12 आ जाता है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा आप लोग भी। 6 into 16 करेंगे तो ये क्या होता है 16 6 96, तो 96.00 लिख देंगे। अब इसको ऐड करेंगे, चलिए ऐड करते हैं। सबसे पहले पॉइंट के बाद वाली चीज को ऐड करेंगे 6 6 9 6, तो पहले 6 को 6 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 कैरी गया, 12 होगा, 12 6 18 हो गया, 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है ये वैल्यू आ गई। पॉइंट कोई दिक्कत नहीं, 72 12 और 96 को ऐड करेंगे, चलिए इसे ऐड करते हैं। तो पहले 2 2 4 6 10 हो गया, एक कैरी गया, एक कैरी में ये 10 हो जाएगा, 10 11 11 के बाद ये 11 7 80, 180.182 ये वैल्यू आ रही है इसकी, इसकी ये वैल्यू आ रही है हम लोग के मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज की। तो 180.182 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये इसकी वैल्यू आ रही है। दैट्स इट। तो ये पूरी इसकी फार्मूला की थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के अगली वीडियो में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट किसके बारे में, तो वो करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। हाँ, तो अब मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों शुरुआत होती है, किस लिए हम लोग इसको डिस्कशन भी करते हैं, इससे थोड़ा बेस बनाता हूँ पहले मैं, इसके बारे में आपको अच्छे से आइडिया होगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले जैसे आप केले लेने जाते हैं ना, तो मार्केट में जाके बोला जाता है कि 1 दर्जन केले दे दीजिए, तो वो 1 दर्जन की बात आती है, तो 1 दर्जन मतलब कितने, 1 दर्जन मतलब 12 केले, जैसे आपको ये मेंशन करा जाता है ना। सेम वैसे केले दर्जनों में क्यों लेते हैं, क्योंकि केले का भार में लोगे ना, भार का रेट अलग पड़ जाएगा, भार का सीन भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि केले का एक साइज फिक्स होता है, 1 किलो से वो तो ज़्यादा निकलेगा तो कम निकलेगा, साइज बिल्कुल मैटर कर नहीं पाएगा, मतलब अमाउंट का जो वेट होगा वो उसके अकॉर्डिंग कर नहीं पाएगा, तो उसको क्वांटिटी में बांट करके हम लोग करते हैं। सेम वैसे ही जब हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में, जैसे एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, तो उन सारे मैटर्स में भी हम लोग नंबर्स में क्वांटिटी में बात करते हैं, वेट करके कम बात कर रहे होते हैं। तो मतलब वेट करके बात कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन बात हम लोग क्वांटिटी के टर्म्स में कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वही समझने की बात करेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे केले में हम लोग 1 दर्जन बोलते हैं, 12 के कैलकुलेशन में बात कर रहे होते हैं कि 2 दर्जन दे दो, 3 दर्जन दे दो। सेम वैसे ही हम लोग एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, ऐसे सब्सटेंस के बारे में, बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस है उनके बारे में बात करेंगे, तो हम लोग मोल नंबर की बात करते हैं। और मोल के नंबर की वैल्यू कितनी होती है वो समझते हैं। अब बात शुरुआत करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं ये मोल का क्या है। तो मोल 1 दर्जन में 12 से केले आपके बारे में बताया था मैंने। सेम वैसे ही एक स्कोर में 20 होता है। जैसे यहाँ पर एक स्कोर लिखा है, तो एक स्कोर जैसे आप फॉरेन में अगर पढ़ेंगे, वेस्टर्न साइड कंट्रीज में एक स्कोर को यूज करा जाता है 20 को डिनोट करने के लिए। जैसे 1 दर्जन को यूज करा जाता है 12 नोट करने के लिए, वैसे एक स्कोर को यूज करा जाता है 20 को डिनोट करने के लिए। वैसे एक ग्रॉस को यूज करा जाता है 144 को डिनोट करने के लिए। ये केवल क्योंकि आपको क्या एक एग्जांपल देते हैं, इस वजह से मैंने 3 एग्जांपल दिए, इससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए, बाकी पॉइंट के इतने से पर्याप्त समझ पाएंगे आप। अब बात करते हैं होता क्या है। मोल को हम लोग किसी भी चीज के लिए यूज नहीं करते हैं। मोल को हम लोग यूज करेंगे ऐसे एंटिटीज, ऐसे चीजों के लिए यूज करेंगे जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड सो ऑन, ऐसे करके चीजों के लिए यूज करा जाता है। इसकी मैंने अभी आपको क्लैरिफाई भी करी थी, समझाई भी थी, सेम वही बात यहां पर आई भी है। फिर बात करेंगे एसआई सिस्टम की। एसआई सिस्टम में हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में केवल मोल को यूज करते हैं, एमओएल। और मोल का जैसे हम लोग ग्राम में जीआरएम लिखते हैं ना, ग्राम क्या होता है, ये होता है ग्राम, जीआरएम। लेकिन इसको डिनोट हम लोग कैसे करते हैं, जी डिनोट करते हैं। सेम वैसे ही आप मोल को लिखते तो एमओएल ही है, लेकिन उसका सिंबल जो होता है वो एमओएल होता है। इससे जो आपको दिमाग रखना है। फिर ये मोल आया कब था, मोल को जब आया होगा उसके बाद से इसको 7 बेस क्वांटिटी मान लीजिए, 7 बेस यूनिट मान लीजिए, बेस क्वांटिटी मान लीजिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए 7 बेस क्वांटिटी मान लीजिए थी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, जैसे 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो आप पूछ रहे हो 1 मोल की वैल्यू कितनी है, तो 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23, ये वैल्यू होती है। थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से समझाता हूँ। 6.022 × 10⁻23 कहाँ से आया तो ये समझाऊंगा मैं। इसके पहले बताता हूँ ये 6.022 × 10⁻23 की वैल्यू क्या है, ये फिक्स वैल्यू क्या है। तो ये देखिए, ये 6.022 × 10⁻23 ये वैल्यू तो फिक्स होती है। एनसीईआरटी में 6.022 मेंशन कर रहा है, कई बार कई टीचर 6.023 पढ़ा देते हैं 10⁻23, तो उसे कंफ्यूज न होइएगा। एनसीईआरटी में 6.022 लिखा हुआ है, इस वजह से मैं 22 की बात कर रहा हूँ, आपको ये याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। अब बात करते हैं फिक्स वैल्यू होती है। फिक्स वैल्यू क्या होती है, फिक्स वैल्यू को हम लोग Na बोलते हैं और ये कांस्टेंट होते हैं, इस वजह से एवोगाड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। यही एवोगाड्रो कांस्टेंट जब यूनिट पर मोल के बारे में बताया जाएगा, यूनिट पर मोल या मोल इनवर्स बोल सकते हैं इसको,
पर मोल के रेशियो में बताया जाएगा तो उसको हम लोग अवोगाद्रो नंबर बोला जाता है। मतलब एक मोल में इतने हैं तो हम लोग अवोगाद्रो नंबर बोल देंगे। अवोगाद्रो नंबर के वो है अवोगाद्रो कांस्टेंट और अवोगाद्रो नंबर में डिफरेंस इतना सा कि जो नंबर है केवल उसको अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, अवोगाद्रो सॉरी जो नंबर है केवल उसको अवोगाद्रो कांस्टेंट बोलते हैं। वही अवोगाद्रो कांस्टेंट को पर मोल की टर्म से बात कर ली जाएगी यूनिट में तो उसको हम लोग अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। दैट्स इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कि नंबर आया कहां से है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो समझने की कोशिश करिएगा। ये चीज पूछी जाती है और काफी इंपॉर्टेंट भी है क्लास 11 के लिए। समझते हैं हुआ क्या कि कार्बन की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। कार्बन ऑर्गेनिक पार्टिकल मैंने बताया ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कार्बन से मिलकर बनी हुई थी। तो कार्बन की रुतबा जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। कार्बन का रुतबा इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि कार्बन को लेते हुए सारी चीज करी पूरी पीरियोडिक टेबल में मास ऐसे बताया गया, कार्बन को लेके बता दिया गया, कार्बन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़ती है। इवन अगर आपको आज पता करना हो कि मार्स में जीवन है या नहीं है, जानते हैं कैसा करते हैं? मार्स में जीवन है या नहीं है इसको चेक करने के लिए चेक किया जाता है कि क्या उस प्लेनेट में कार्बन की प्रेजेंस है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स वहां प्रेजेंट है, पता देखा जाता है। समझिए कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्बन की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है ना, यही कार्बन की इंपॉर्टेंस की वजह से, क्योंकि ह्यूमन बीइंग हम लोग के बारे लाइफ में हम लोग के बारे में जानने के लिए देखते हैं ऑर्गेनिक डीके बोल देते हैं कई बार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से याद होती है, हम लोग की बॉडी में कार्बन बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। सेम वैसे कार्बन की इंपॉर्टेंस इतनी हो रही थी तो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल अपने कार्बन के अकॉर्डिंग बना दी। सेम इसी वजह से ही हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट को भी कार्बन से ही लेकर के लिया है। हम लोगों ने हाइड्रोजन का एक ग्राम नहीं लिया, कार्बन का लेकर चलने लगे। तो बात करते हैं कार्बन से कैसे लिया गया, दो समझते हैं। तो कार्बन 12 के एक एटम की बात करी गई, कार्बन 12 के एक एटम की बात करी गई और इस समय तो काफी सारी चीजें टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। तो हम लोग ने मास स्पेक्ट्रोमीटर से चेक करा कि कार्बन के एक एटम का कितना मास है। तो कार्बन के एक एटम का जब मास चेक करा तो मास आया था 1.99264 न्यूटन पर माइनस 23 ग्राम। कितनी वैल्यू आई थी? 1.99264 न्यूटन पर माइनस 23 ग्राम ये वैल्यू आई थी। कार्बन के एक एटम की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, कार्बन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, 6.022 1 ग्राम की बात कर रहा हूं, एक एटम ऑफ कार्बन की बात कर रहा हूं, ये वैल्यू आई थी। अरे मैंने आप सोच रहे हो 1.99 तक कितने आगे लिखा मैंने, आगे से लिखा वो कैलकुलेशन करनी थी। यहां पर कैलकुलेशन से एग्जैक्टली एक्यूरेट चीजें आए इस वजह से मैंने पहले से लिखा। फिर बात करी गई, ऐसा जानते थे लोग कि जो एक मोल ऑफ कार्बन मतलब जो हम लोग एक मोल ऑफ कार्बन को तोड़ते हैं तो कितने ग्राम का होता है, तो 12 ग्राम का होता है। ये लोग जानते थे, ठीक है। तो हम लोग ने मान लिया 12 ग्राम जो कार्बन बन रहा है वो एक मोल का बन रहा है। फिर उसके बाद क्या किया, कार्बन का एक मोल जो था 12 ग्राम का हो रहा था। फिर उसके बाद क्या किया, हम लोग इसे समझते हैं, आपके पास एक बॉल है वो 10 किलो की है। तो मैंने बोला बताइए ये इतनी बॉल का वेट 60 किलो है, कितनी बॉल का वेट होगा 60 किलो। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक बॉल का वेट मैंने बताया 10 केजी है, ठीक है। एक बॉल का वेट मैंने बताया 10 केजी है। फिर मैंने बोला रैंडम कोई नंबर बोल रहा हूं, एक मोल बॉल की वेट जो है वो 60 केजी है, या एक मोल बोल रहे एक्स बॉल्स का वेट 60 केजी है। तो कितनी बॉल्स का वेट 60 केजी है। तो उन्होंने क्या किया, बॉल का वेट इससे हो गया, ये हो गया, नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 10 कर देते तो सिखाया जाता था। ये तो होता था कॉन्सेप्ट, 60 डिवाइडेड बाय 10 कर देते थे तो सिखाया जाता था ना, ये तो कॉन्सेप्ट होता था। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करा जाएगा यहां पर भी कि एक मास मतलब एक एटम का मास ही था, ओके। एक मोल का इतना था तो एक मोल की वैल्यू निकालने के क्या करेंगे, इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर एक मोल बॉल का वेट 60 केजी था, एक बॉल का वेट 10 केजी था, तो कितनी बॉल्स का तो 60 को डिवाइड करते हैं। सेम वैसे एक मोल कार्बन का वेट 12 किलोग्राम था और एक कार्बन एटम का वेट क्या था 1.992648 न्यूटन पर माइनस 23 ये था। तो हम लोग डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे कितने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए लोग क्या है 12 को डिवाइड कर दिया ऐसे। ये वैल्यूज ये कैसे आई वो भी समझाता हूं, समझा दे रहा हूं। चलो तो समझने को लिखा कि ग्राम था, ये कितने के लिए था, एक कार्बन एटम को, तो एक कार्बन एटम नीचे आ जाएगा तो ये पर एटम हो जाएगा। नंबर्स की बात हो रही ना, अभी एटम्स की बात, यूनिट के यहां पर हम लोगों की ये जो यूनिट होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। इस वजह से मोल को एटम को अकाउंट भेज देंगे, यहां पर यूनिट बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं। सेम वैसे ही यहां पर बात करेंगे, यहां यूनिट मतलब ग्राम पर मोल हो जाएगी। और सेम वैसे जब इसकी बात करेंगे तो सेम इसको भी हम लोग इधर भेज देंगे, वन मोल को इधर भेज देंगे, ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो ग्राम पर मोल कार्बन 12 का आ गया, ये वैल्यू ये आ गई थी और वो वैल्यू आ गई थी। इसको अलग से एक बार बिगाड़ करके रख करके समझा दूंगा मैं। तो ये 12 ग्राम को हम लोग इसे डिवाइड कर दिया, इससे हम लोग को ये वैल्यू आ गई कितनी, तो 12 ग्राम को हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। तो ये 10 की पावर माइनस 23 थी, ऊपर जाएगी अगर ये तो 10 पर प्लस 23 हो जाएगी। 12 को 1.99264 डिवाइड करेंगे तो 6.022 into 1 6.0221367 आ जाएगी वैल्यूज की। ये एटम पर मोल की वैल्यू हो जाएगी, ओके। तो ये एक अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू आ गई थी। जनरली
अवोगाद्रो नंबर ऐसे डिवाइड होता है और अवोगाद्रो कांस्टेंट हो जाता है इसको, और वही चीज के नंबर की बात कर रहे हैं, इतने नंबर की बात करेंगे इसको अवोगाद्रो कांस्टेंट हो जाता है। और यही अवोगाद्रो कांस्टेंट जब पर मोल पे आ जाता है, जैसे होता है ना पर यूनिट मोल पे तो पर यूनिट मोल पे आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अवोगाद्रो नंबर बोल देते हैं। दैट्स इट। अब इसके बाद आप बात करेंगे कि मैंने फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर मास पढ़ाया था, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो रहा था, तो यहाँ पर हम लोग मोलर मास का कॉन्सेप्ट आते हैं कि मोल आ गया, मोल से मोलर मास बना दिया गया, मोलर मास इससे बना दिया गया क्योंकि कहीं पर मॉलिक्यूलर मास, कहीं पर फॉर्मूला मास, सब चीजें बहुत वेरी कर रही थी, डिफरेंशिएट करके बहुत डाउटफुल हो रहा था, तो सबको ला दिया हम लोग एक नहीं। बोला गया कि किसी भी चीज को अगर आप ग्राम्स में लिख देंगे, तो किसी भी मोलर मास को आप ग्राम्स में लिख देंगे तो उसको, या फिर मतलब सॉरी ऐसा बोल सकते हैं मोलर मास इन ग्राम्स में, किसी भी एटम, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला, इन तीनों चीज की मास आप यू में दिखा देंगे, यूनिफाइड मास में दिखा देंगे, यूनिफाइड क्वांटिटी में दिखा देंगे, तो उसको मोलर मास इन ग्राम्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन में मैंने बोला 12 म्यू, ये वेट आ रहा था, इसी को ही हम लोग ग्राम्स में नोट कर देंगे तो मोलर मास हो जाएगा, मतलब 12 ग्राम हो गया, बस यही है इसका वैल्यू और कुछ नहीं है। तो मोलर मास क्या बोलते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस का ग्राम्स में उसका वेट बता दो, उसी को मोलर मास बोलते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बस इतना बता कि क्या एक मोल सब्सटेंस को अगर आप ग्राम्स में नोट कर देंगे तो ये है। अब हम लोग समझ लेते हैं यूनिट के लिए क्या हो रहा था। यूनिट के लिए कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल सा जैसे ये लिखा हुआ था ना कि एक मोल कार्बन का वेट कितना था, तो मैंने यही लिख दिया, एक मोल कार्बन का वेट 12 ग्राम था, तो वेट कितना हो जाएगा, आपने इसको जो लिखा हुआ था ना 1 मोल कार्बन, इसको हम लोगों ने नीचे भेज दिया तो ये आ गया। फिर उसके बाद 1 कार्बन 12 एटम का वेट कितना था, इस कार्बन 12 एटम का वेट कितना था ये बता दिया, वेट या मास बोल दो, तो उसको भी ट्रांसफर कर दिया इसके नीचे की तरफ, ग्राम पर कार्बन 12 आ गया तो ये भी वेट आ गया। फिर 1 और 2 को डिवाइड कर दिया, 1 और 2 को डिवाइड करने पे तो ये वैल्यू आ रही थी 12 ग्राम मोल, ये 12 ग्राम मोल कार्बन 12, फिर उसके बाद ग्राम कार्बन 12 ग्राम कार्बन 12 ये आ गया। ठीक है, अब इसके ये यूनिट कैसे है ये समझ लेते हैं। तो 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आ जाता है समझ लें, इस सारी वैल्यूज को तो हो गया, मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है, ग्राम मोल कार्बन 12 डिवाइडेड बाय ग्राम कार्बन 12 एटम। देखिए क्या होता है, ग्राम से ग्राम कट जाता है और ये सबसे ऊपर आ जाएगा, सॉरी ये सबसे ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, कार्बन 12 एटम अपॉन कार्बन 12 मोल, तो कार्बन 12 कार्बन से काट दो, एटम पर मोल, ये तो लिखा है एटम्स पर मोल, ये इसकी वैल्यू थी। तो ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट और इसके पहले की चीजें कवर कर ली है। अब इसके बाद कवर करेंगे अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में, मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, इन सब के बारे में। अगर आपको वीडियो पूरी समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हैं, अपना सजेशन कर सकते हैं, कोई भी आपको पॉइंट हो जिसको बता सकते हैं कि सर ऐसा ऐसे करिए थोड़ा अच्छा हो सकता है, वो बताइएगा, उस पर हम लोग इंप्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो का एफर्ट अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर क्लास 11 के ऐसे और कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, हम लोग पूरी क्लास 11 की केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, इस पूरे चैनल पे। अगर इंटरेस्ट आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।